इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 एसएसटी चैप्टर 1 कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंट इन इट्स ट्रू सेंस कैन बी डिफाइंड एज ऑल दैट सराउंड्स अस। इन्वायरमेंट उसके सही मतलब में वह है जो कि हमें चारों ओरों से घेरा हुआ है। इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इन्वायरमेंट हमारे ज़रूरी जीवन को सपोर्ट करने वाला एक व्यवस्था है। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव। यह इन्वायरमेंट हमें हवा देता है, पानी देता है जो कि हम पीते हैं, खाना देता है जो कि हम खाते हैं, और ज़मीन देता है जहाँ हम रहते हैं। It also includes plants, animals and a large variety of man-made things which are necessary for our living. और इस environment में plants, animals और एक बड़ी संख्या में मानव द्वारा बनाए गए चीज़ें भी इंक्लूडेड होती हैं जो कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। Thus, environment has both natural and man-made elements. इसलिए इन्वायरमेंट के पास नेचुरल और मैन मेड एलिमेंट्स दोनों होते हैं। द नेचुरल इन्वायरमेंट कैन बी फर्दर बिफोरगेटेड इनटू टू ग्रुप्स, दैट इज द फिजिकल इन्वायरमेंट एंड द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट को भी हम लोग दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं जो कि है फिजिकल इन्वायरमेंट और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। The physical environment includes all non-living things like land, water and air. Physical environment में सभी non-living things होते हैं जैसे कि ज़मीन, पानी और हवा। The biological environment includes all living things such as plants and animals. और biological environment में सभी living things होते हैं जैसे कि plants और animals. Man is the most important component of the biological environment who satisfies all the required needs from both parts of the environment. और मानव जो है सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट का, क्योंकि वह दोनों ग्रुप जो होता है इन्वायरमेंट के उससे जो रिक्वायर्ड नीड्स होते हैं, जो ज़रूरत होता है, वो सबको संतुष्ट करता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। द टू कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट, दैट इज द फिजिकल एंड द बायोलॉजिकल, आर लार्जली इंटरडिपेंडेंट एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। और जो दो कंपोनेंट होते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट के, जो कि फिजिकल और बायोलॉजिकल होते हैं, वह बड़ी संख्या में आपस में डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं और उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। एनी मेजर चेंज इन द फिजिकल इन्वायरमेंट इज बाउंड टू ब्रिंग ए चेंज इन द accompanying बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। कोई भी बड़ा बदलाव अगर फिजिकल चेंज में होता है तो वह मजबूर है कि बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में भी चेंज होगा। द चेंज कैन बी सडन और ग्रेजुअल, और वह चेंज धीरे हो सकता है और तेज भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द डेवलपमेंट ऑफ सॉइल टेक्स ईयर्स टुगेदर एंड कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड थ्रू आवर सेंसेज। जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ सॉइल, यानी जो सॉइल डेवलप करता है वह बहुत साल ले लेता है सॉइल डेवलप करने में, जो कि हम लोग नहीं देख सकते हैं अपने सेंसेज के द्वारा। On the other hand, some changes are very sudden, like the changes brought about by the occurrence of an earthquake or volcano, etc. दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी चेंजेस होते हैं जो कि बहुत तेज होते हैं और वो चेंज ला देते हैं सरफेस ऑफ अर्थ के सतह पे, जैसे कि वोल्केनो, यानी वोल्केनो का फटना और भूकंप एक्सेट्रा। अब अगला टॉपिक है हमारा द 4 स्फीयर्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो अब ये टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। द नेचुरल इन्वायरमेंट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 4 स्फीयर्स।
हम लोग नेचुरल इन्वायरमेंट को 4 स्फीयर्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। तो ये चारों स्फीयर्स ऑफ अर्थ हैं, आपने क्लास 6 में भी पढ़ा है इसे। ईच ऑफ दीज इज यूनिक इन इट्स ओन वे एंड सपोर्ट्स अदर इन सस्टेनिंग लाइफ फॉर्म्स ऑन आवर प्लैनेट कॉल्ड मदर अर्थ। और ये सभी स्फीयर्स अपने आप में ही काफ़ी यूनिक होते हैं और दूसरे को भी सपोर्ट करते हैं लाइफ को संभालने में। Let us understand the importance of each sphere of the natural environment. अब हम लोग एक एक करके यह समझते हैं कि ये सभी स्फीयर्स की क्या विशेषता है, क्या आवश्यकता है। तो अब लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं। द लिटरल मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर इज ए स्फीयर ऑफ रॉक्स। जो लिथोस्फीयर का शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है कि रॉक्स का क्षेत्र, यानी कि चट्टानों का क्षेत्र। द अर्थ सॉलिड लेयर इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। जो अर्थ का सॉलिड जो लेयर होता है उसे हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। द लिथोस्फीयर इज अबाउट 100 किलोमीटर इन थिकनेस। लिथोस्फीयर का जो थिकनेस होता है वो 100 किलोमीटर होता है। द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर इज कंपोज्ड ऑफ रॉक्स रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिनियम। जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है लिथोस्फीयर का वह ऐसे रॉक से बना होता है जो कि सिलिका और एल्यूमिनियम से में रिच होते हैं, उसे हम सायल कहते हैं। बिलो द सायल लेयर द रॉक्स आर मेनली रिच इन सिलिका एंड मैग्नीशियम। सायल लेयर के नीचे जो रॉक्स होते हैं वह सिलिका और मैग्नीशियम में रिच होते हैं, इसलिए उसे हम लोग सीमा कहते हैं। सीमा एक लेयर है जो कि सायल लेयर से नीचे होता है, विच इज जनरली फाउंड बिलो द बॉटम ऑफ द ओशियन बेसिन्स। यह लेयर जो होता है सीमा लेयर जो होता है वह जनरली समुद्र का जो बेसिन होता है उसके नीचे पाया जाता है ज़्यादातर। Thus, lithosphere is that part of the earth which provides us land over which we live. इसलिए लिथोस्फीयर वह पार्ट है अर्थ का जो कि हमें जमीन देता है रहने के लिए। It provides soil for the plants and is also a source of all the mineral wealth. यह प्लांट को सॉइल देता है और यह मिनरल का भी सोर्स होता है। एटमॉस्फेयर द लिटरल मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेयर इज द स्फीयर ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है कि हवा का क्षेत्र। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेज विच फॉर्म्स एन इन्वेलप अराउंड द अर्थ। जो एटमॉस्फेयर होता है वह गैस के मिक्सचर से बना हुआ होता है जो कि अर्थ के अराउंड में एक इन्वेलप बनाता है। इट इज ए गैसियस इन्वेलप एक्सटेंडिंग अबाउट 1600 किलोमीटर एबव द अर्थ सरफेस। यह जो होता है एक गैस से बना हुआ इन्वेलप होता है जो कि अर्थ के सरफेस से 1600 किलोमीटर तक होता है। Of the total mass of the atmosphere, 99% exist within 32 kilometer of height from the earth surface. जो टोटल मास होता है एटमॉस्फेयर का उसमें से 99% अर्थ के सरफेस से 32 किलोमीटर के हाइट पे पाया जाता है। Among the 4 major elements of environment, atmosphere is the most dynamic in nature. Where changes occur not from one season to another, but also within a short period of time, say a few hours. वह जो एटमॉस्फेयर होता है वह सबसे डायनेमिक होता है इन्वायरमेंट के सभी एलिमेंट्स से, क्योंकि इसमें जो बदलाव होते हैं वह एक सीजन और 2 सीजन में नहीं बदलते, बल्कि एक छोटे से समय में भी बदल जाते हैं, एक छोटे से घंटे में भी। These sudden changes produce change in atmospheric condition which affect our life
बोथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और ये जो तेज बदलाव होते हैं वह एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन को प्रोड्यूस कर देते हैं, बना देते हैं, जो कि हमारे जीवन पे असर डालता है, चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो। अब हाइड्रोस्फीयर रेफर्स टू द स्फीयर ऑफ वाटर। हाइड्रोस्फीयर का शाब्दिक अर्थ पानी का क्षेत्र होता है, विच इज प्रेजेंट इन ओशियंस, रिवर्स, लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज। जो कि हाइड्रोस्फीयर का जो पानी होता है वह समुद्र, नदी और वाटर के अलग अलग बॉडीज में पाया जाता है। द प्लैनेट अर्थ इज ऑफन कॉल्ड वाटर प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट बिकॉज ऑफ एबंडेंस ऑफ वाटर ऑन इट्स सरफेस। बहुत ज़्यादा पानी पाया जाता है अर्थ पे, इसलिए उसे वाटरी प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। The water bodies that include rivers, lakes and oceans over 71% of the Earth's total surface। जो हाइड्रोस्फीयर का जो पानी होता है वह अर्थ के 71% होता है टोटल सरफेस के। The distribution of water is not uniform in both northern and the southern hemisphere। जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में बराबर नहीं होता है। इट इज एस्टिमेटेड दैट 43% ऑफ द टोटल एरिया कवर्ड बाय वाटर लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वेयर द रिमेनिंग 53% लाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। जो वाटर होता है उसका 43% नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है और 53% साउदर्न हेमिस्फीयर में। ओशियंस होल्ड 96.5% ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। जो ओशियंस होते हैं वह पूरे अर्थ के वाटर का जो मास होता है उसके 96.5% ओशियंस में होता है। रेस्ट ऑफ द वाटर इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ आइस, वाटर वेपर, अंडरग्राउंड वाटर, रिवर्स एंड लेक्स। बाकी जो बचा हुआ पानी का मास होता है वह वाटर वेपर, आइस, बर्फ और ज़मीन के नीचे वाला पानी, नदी और तालाब के फॉर्म में होता है। बायोस्फीयर। द वर्ड बायोस्फीयर लिटरली मीन्स द स्फीयर ऑफ लाइफ। बायोस्फीयर का शाब्दिक अर्थ होता है जीवन का क्षेत्र। बायोस्फीयर इज द नैरो जोन of contact between all the three spheres of environment where all kinds of life exist। जो बायोस्फीयर होता है वो ऐसा जोन होता है जो कि का जो तीनों स्फीयर्स होता है वो सबके कांटेक्ट में रहता है, जहाँ पे सभी प्रकार के जीवन होते हैं। मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ आर फाउंड on or near the earth's surface of the land, water and air। जो ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीने वाले प्राणी होते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि अर्थ पे प्रेजेंट होते हैं, वह या तो लैंड, वाटर, जमीन, पानी और एयर पर या फिर उसके करीब। Human beings are an important part of the biosphere। ह्यूमन बीइंग जो होता है वह एक महत्वपूर्ण भाग होता है बायोस्फीयर का। They are capable of changing it। और वह सक्षम होता है इसे बदलने में। The earth is full of diversities। अर्थ पूरा अनेकताओं से भरा है। There is diversity in land, soil, plants and animals। यहाँ पर अलग अलग तरीके के लैंड पाए जाते हैं, अलग अलग तरीके का मिट्टी पाया जाता है, अलग अलग तरीके का जीव जंतु पाया जाता है। तो धरती पे बहुत सारी विविधताएं हैं। दिस प्रोसेस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन हैज अकर्ड लार्जली ओवर लॉन्ग पीरियड। और ये जो अनेकताएं हैं ये एक दिन में नहीं हुए, ये काफ़ी समय तक अनेकताएं बढ़ते गए, बहुत लार्ज पीरियड तक ये जब गए तो फिर रिजल्ट यह हुआ कि बहुत सारे हर चीज़ के स्पेसीज
होने लगे, निकलने लगे। जैसे कि अगर आप देखिएगा तो अभी प्लांट्स के बहुत सारे स्पीसीज हैं, एनिमल्स के बहुत सारे स्पीसीज हैं, तो हर चीज़ के बहुत सारे स्पीसीज निकल गए। This process of diversification has occurred largely over long period of time, resulting in the emergence of new species of plants and animals. These changes create biodiversity on the earth. और ये सब जो चेंज हुआ, ये धरती पर जीव जंतु का अनेकताएं पैदा कर दिया। The Government of India has passed the Wildlife Protection Act in 1972 to protect and conserve the biodiversity. और जो गवर्नमेंट था इंडिया का, उसने 1972 को एक एक्ट निकाला जिसका नाम था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। यह एक्ट इसलिए था ताकि इस बायोडाइवर्सिटी को हम लोग प्रोटेक्ट कर सके और बचा सके। अंडर दिस एक्ट पोचिंग एंड हंटिंग आर प्रोहिबिटेड। और इस एक्ट के अंदर में जीव जंतु को मारना मना है। वायलेंस ऑफ दिस एक्ट इज ए पनिशेबल क्राइम अंडर लॉ। और ये जो एक्ट है, इसका उल्लंघन करना एक पनिशेबल क्राइम हो सकता है। अगर आप वायलेंस करते हैं, उल्लंघन करते हैं इस एक्ट का, तो फिर आपको पनिशमेंट मिल सकती है लॉ की तरफ से। It is not only the duty of government to protect and preserve wildlife, but all of us are responsible. और यह ड्यूटी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है या कि वाइल्ड लाइफ को वो प्रोटेक्ट करे, बचाए, बल्कि ये सब हम लोग की भी जिम्मेदारी है कि हम लोग भी इसके लिए केयरफुल रहे कि वाइल्ड लाइफ हम लोग का प्रिजर्व रहे, प्रोटेक्ट रहे। Some critically endangered species of animals in India are forest owlet, Ganges shark, tiger toad, flying frog, leatherback turtle, etc. और यहाँ पे कुछ हमें ऐसे एनिमल्स के नाम दिए गए हैं जो कि इंडेंजर्ड हैं, जो कि आने वाले कुछ ही दिनों में ये हो सके तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इनका स्पीसीज अर्थ पे नहीं बचेगा। प्रेजेंटली देयर आर 102 नेशनल पार्क्स एंड 515 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। और अभी 102 नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में और 515 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। Human beings, as an important part of the environment, are well equipped to exploit, consume, or utilize different plants and animals species existing on the earth surface. Human being environment का एक महत्वपूर्ण भाग है जो कि वेल इक्विप्ड है प्लांट्स और एनिमल के स्पेसीज को शोषण करने के लिए, खपत करने के लिए या फिर यूटिलाइज करने के लिए। उन प्लांट्स और एनिमल्स का जो कि अर्थ के सरफेस पे अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। It is the need of the present time that we should live in harmony with our surroundings. और ये आज के समय का ज़रूरत है कि हम लोग अपने सराउंडिंग के साथ हारमोनी में रहें। This will allow the earth to sustain all forms of life on it and to produce newer ones in the course of time. और यह धरती को मदद करेगा सभी प्रकार के लाइफ को, सभी प्रकार के जीवन को संभालने में और आने वाले समय में इसके नए स्पेसीज को भी और लाने में। अब नीचे कीवर्ड्स दिया गया है, उसे भी देख लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी, इट इज़ ए वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ कंप्राइजिंग ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोब्स, वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म। नेशनल पार्क, a well demarcated reserved area for the protection of wildlife. It doesn't allow any human activity. Ocean, vast expanse of saline water on the earth's surface. Wildlife sanctuary, a geographical area meant for the conservation of biodiversity. Limited human activities are permitted. तो आज का ये चैप्टर हमारा यहीं पे एंड होता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का
क्वेश्चन आंसर। तो अगर आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी टच करके रखिए ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।